गुड इवनिंग टू ऑल। आज का टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये इस टॉपिक का सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक है, सबसे अप्लाइड टॉपिक है। और जिस तरह मोमेंटम का कंजर्वेशन एक फंडामेंटल प्रिंसिपल हुआ करता था, एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन भी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल होता है। ठीक है, देखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं। पहले हम डिफाइन करते हैं एंगुलर मोमेंटम of a moving body about a point। पहले हम इसको पॉइंट के अबाउट डिफाइन कर रहे हैं, जैसे हमने टॉर्क को भी डिफाइन किया था, टॉर्क अबाउट ए पॉइंट। उसी तरह हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट डिफाइन कर रहे हैं। वो क्या होता है, मान लो ये पॉइंट है O और यहां पर एक पार्टिकल है जो v स्पीड से चल रही है। ये एक पार्टिकल है P जिसकी वेलोसिटी वेक्टर है v। तो अगर हम इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर देखेंगे पॉइंट O से, तो इस तरह से बनेगा। वी वुड कॉल दिस ए R वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू O। इस पॉइंट P पे जो पार्टिकल है इसकी मास है m, इसकी वेलोसिटी है v। तो हम एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O को डिफाइन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O को L से लिखते हैं, स्मॉल l से। एंगुलर मोमेंटम अबाउट O, अबाउट पॉइंट O, ये होता है पोजीशन वेक्टर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्रॉस मोमेंटम वेक्टर मैंने टॉर्क में बताया था और फिर से बता रहा हूं। आर क्रॉस एनी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्रॉस एनी वेक्टर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ दैट वेक्टर। सो टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता था बताओ, आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क को हम बोलते थे मोमेंट ऑफ फोर्स, आर क्रॉस फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको क्या बोलेंगे, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। इसको क्या बोलेंगे बताओ, आर क्रॉस पी को क्या बोलेंगे हम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये होता है एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, यानी ओपी वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ओपी वेक्टर क्रॉस एमवी वेक्टर। तो यानी कि अगर हम एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड देखें और एंगुलर मोमेंटम अबाउट O की हम मैग्नीट्यूड देखें, तो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू R इंटू P इंटू साइन थीटा। जहां थीटा क्या है, इस पोजीशन वेक्टर और इस वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। ये थीटा क्या है, देखो, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल है। यानी इसको लिख सकते हो R इंटू एम वी, मोमेंटम कितना है v, m इंटू वी वेक्टर साइन थीटा। एग्रीड? इसको हम किस तरह से लिख, इसको हम इस तरह लिख सकते। देखो, अगर हम वेलोसिटी को एक्सटेंड कर दें ऐसे करके, अगर हम वेलोसिटी को इस तरह से एक्सटेंड कर दें, वेलोसिटी के लाइन ऑफ मोशन को हम एक्सटेंड कर दें, वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक इनफाइनाइटली लॉन्ग एक हम लाइन बना दें, तो अगर हम इस लाइन पे इस पॉइंट O से ड्रॉप करेंगे क्या, परपेंडिकुलर, और हम इस पॉइंट O से इस लाइन ऑफ वेलोसिटी पे ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये जो है दिस एंगल इज थीटा, ये हो जाएगा r साइन थीटा। सो r साइन थीटा किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द लाइन ऑफ मोशन एंड दिस पॉइंट O। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एम वी आर साइन थीटा के बदले क्या डाल देंगे बताओ, आर साइन थीटा डाल देंगे आर परपेंडिकुलर। एग्रीड? दिस इज द एंगुलर मोमेंटम का ये क्या है, मैग्नीट्यूड। मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू स्पीड इंटू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट O एंड द लाइन ऑफ मोशन, ये हो गया मैग्नीट्यूड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी बताओ, इस केस में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आर वेक्टर इस तरह से है, वी वेक्टर इस तरह से है, आर क्रॉस वी करोगे, ये इस तरह से दिखेगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। इस केस में इस पॉइंट O के अबाउट इस पॉइंट P की एंगुलर मोमेंटम क्या होगी, m r क्रॉस v, यानी इस डायरेक्शन में होगी, इनवर्ड होगी। राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग इसको घुमाओगे, थंब इनसाइड जाएगा। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब जरा देखो,
अगर ये पार्टिकल अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है और मान लो ये पार्टिकल कुछ देर में यहां पहुंच गई, पॉइंट P की जगह पॉइंट Q पे पहुंच गई उसी स्पीड से, अगर ये पार्टिकल पॉइंट P की जगह पॉइंट Q पे पहुंच गई उसी स्पीड से चल रही है, तो क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा? क्या एंगुलर मोमेंटम चेंज हो जाएगा? क्या पॉइंट P पर जब पार्टिकल था तब जो इसका एंगुलर मोमेंटम था O के अबाउट, और जब पॉइंट Q पे क्या ये चेंज होगा? तो जरा देखो, ये थीटा चेंज हो जाएगा, ये थीटा चेंज हो जाएगा, R डैश भी चेंज हो जाएगा, बट एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। एग्रीड? ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, बट दोनों का प्रोडक्ट सेम रहेगा। होगा? तो समझो, बिकॉज ये सिर्फ डिपेंड करता है किस पे? वेलोसिटी के डायरेक्शन में एक लाइन बनाओ और इस डिस्टेंस पे। ये जीरो कब होगा? एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होगा? बताओ, एंगुलर मोमेंटम जीरो कब होगा? जब इसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर जाए। अगर O इसी लाइन पर लाई कर जाए, अगर O इसी लाइन पर वेलोसिटी के लाइन पे ही कहीं लाई कर जाए, तो उसके बाद एंगुलर मोमेंटम जीरो होगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो या 90 डिग्री हो, यानी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर या तो सेम डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, तो उस केस में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आएगा। एग्रीड? सही है ना? एंगुलर मोमेंटम इज जीरो इफ थीटा इज 0 डिग्री और थीटा इज 180 डिग्री। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या हुआ? लाइन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, द लाइन पासिंग थ्रू वेलोसिटी वेक्टर passes through O, सही है? एग्रीड? क्या हम कह सकते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर होगा वो पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा? क्या एंगुलर मोमेंटम वेक्टर पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम वेक्टर का जो प्लेन है उन दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा? बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट का जो है प्रॉपर्टी क्या होता है? A क्रॉस B इज ए वेक्टर, A क्रॉस B इज ए न्यू वेक्टर that is perpendicular to the plane in which A and B lies. Agreed ना? क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े हो ना सब? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ किसी को? ये डिफिनीशन है, यहाँ कोई डाउट है? एग्रीड? किसी को स्नैपशॉट लेना है ले लो। अब देखो क्वेश्चन कैसा इससे ओलंपियाड का पेपर कब है? 7 फरवरी को ना? Yes, sir. आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ क्लास 11th एक्सेप्ट ग्रेविटेशन में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात पढ़ाता हूँ, और उसका मैं फॉर्मूला शीट दे दूंगा। ग्रेविटेशन छोड़ के पूरा 11th मैं 6 फरवरी तक खत्म कर दूंगा। 6 फरवरी से लेके और 12 जब तक शुरू नहीं होगा तो उनका रिवीजन और प्रैक्टिस चलेगा। ठीक है? देखो, कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये XY प्लेन है and a particle is moving along this line. A particle of mass m is moving along the path
A particle of mass m is moving along the path 3x plus 4y is equal to 3x plus 4y is equal to 12. Find 15. Find its angular momentum about origin. Angular momentum about origin. और ये इस तरह से दिया हुआ है. This particle is moving along this. चलो ठीक है. The particle moving along इस पाथ पे पार्टिकल चल रहा है. सही है क्या? जब x को रखोगे 0 तो y कितना आएगा? 15/4 ना. और जब y को रखोगे 0 x कितना आएगा? 5. सही है ना? ये होगा ना पाथ. आपसे पूछा गया है फाइंड द y इक्वल टू mx प्लस c. अच्छा ठीक है. आपसे पूछा गया फाइंड द एंगुलर मोमेंटम. तो क्या करोगे बताओ, कैसे निकालोगे? इसकी मास m, वेलोसिटी दी है v मान लो, विथ कांस्टेंट स्पीड v, स्पीड इज v. सबसे पहले तुम क्या करोगे? O के आउट निकालना है. यहां से ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, या तुम ये भी कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे क्रॉस प्रोडक्ट ले लो. चलो यहां से हम ड्रॉप कर रहे हैं परपेंडिकुलर. पहले ये बताओ इसकी लेंथ कितनी होगी परपेंडिकुलर की, कैसे निकालोगे? क्या ये एंगल हमें पता है? क्या ये एंगल हमें पता है? 15/4/5 3/4 37 डिग्री. सही है. ये है 5. तो ये कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितना हो जाएगा? आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बताओ? क्या लिख सकते हैं? साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर बाय 5. सही है. ये 5 है ना. ये कितना होता है? 3/5 ना. तो आर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 3. सही है. तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सो बताओ. एंगुलर मोमेंटम विदाउट ओ का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? एम वी आर परपेंडिकुलर यानी 3 mv. एग्रीड? सही है ना. ये 3 है. डायरेक्शन क्या? इधर या इधर? जरा ये देखो, ये यही पॉइंट ले लो. इस पॉइंट पे वेलोसिटी इस तरह से है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर इस तरह से है, और इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर इस तरह से है. तो आर क्रॉस वी के कैप में ना, आर क्रॉस वी होना तो अगर ये एक्स वाई प्लेन में है तो होना तो प्लस के कैप या माइनस के कैप ही है. बट आउट ऑफ प्लस एंड माइनस देखो, ये है पोजीशन वेक्टर, ये है वेलोसिटी वेक्टर. आर क्रॉस वी बाहर की तरफ, बाहर की तरफ मींस आई क्रॉस जे के होता है, आई क्रॉस जे के होता है बाहर की तरफ. ये के कैप में होगा ना. या तुम चाहो तो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ले लो, या इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? 5 आई कैप. इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना है? इस पॉइंट का 5 आई कैप क्रॉस मास इनटू इस पॉइंट पे वेलोसिटी वेक्टर ले लो. तुम लिख सकते हो इस डायरेक्शन को, तुम यूनिट वेक्टर में लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है लिखना चाहो तो. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2, मैंने एक प्रोजेक्टाइल को फायर किया इस तरह से. मैंने यहां से प्रोजेक्टाइल को फायर किया. इस प्रोजेक्टाइल की इनिशियल स्पीड थी u, एंगल था थीटा, ओरिजिन है o, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस. मुझे बताना है कि जब ये पार्टिकल, इसकी मास है m, पार्टिकल की मास थी m, जब ये अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे है तो उसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी है? क्वेश्चन इज फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन एट टॉप मोस्ट पॉइंट.
टॉप मोस्ट पॉइंट। तो सबसे पहले हम टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी है बताओ? u cos थीटा, यही है ना? Yes. टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसके पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल स्पीड रहती है। टॉप मोस्ट पॉइंट अगर हम लाइन ऑफ एक्शन ऐसे ड्रॉ करें, अगर हम इस वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर एक लाइन ड्रॉ करें, तो इसके इस लाइन पे अगर हम O से ड्रॉप करेंगे परपेंडिकुलर, तो इसकी हाइट कितनी आएगी बताओ? मैक्सिमम हाइट। क्या इस वेलोसिटी वेक्टर के डायरेक्शन में, अगर हम एक ड्रॉप करें, इसको अगर एक्सटेंड कर दें इस लाइन को, और उस पर अगर ड्रॉप करें परपेंडिकुलर, हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता है m v r परपेंडिकुलर, मास है m, वेलोसिटी है u cos थीटा, और r परपेंडिकुलर इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑन दिस वेलोसिटी वेक्टर। तो इसको मैंने ड्रॉ किया जब, तो ये आया r परपेंडिकुलर। r परपेंडिकुलर कितनी है? h मैक्स है, बताओ। क्या हम इसको लिख सकते हैं m इंटू यू कॉस थीटा, और h मैक्स तुम जानते हो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। होगी ना? क्या हो गया? हमें अभी कुछ नहीं दिया है, तो o ओरिजिन के अबाउट, एग्रीड? डायरेक्शन क्या होगा बताओ? के कैप या माइनस के कैप? और इस पॉइंट में तुम ये पोजीशन वेक्टर बनाते, अगर इस पॉइंट का तुम ऐसे पोजीशन वेक्टर बनाते, तो ये पोजीशन वेक्टर और ये करते क्रॉस ना, माइनस के कैप होगा। क्यों होगा? क्योंकि तुम जानते हो आई क्रॉस जे के होता है, यानी अगर इसको इधर घुमाओगे तो इस साइड है प्लस के कैप, तो अब तुम ले रहे हो इस तरह से, तो होगा माइनस के कैप, होगा ना? ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे, एक लॉ है केप्लस लॉ। केप्लस लॉ इसी पे बेस्ड होता है। वो कैसे होता है वो हम बाद में बताएंगे। केप्लस लॉ, और बहुत सारे जगहों पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगता है, और उसमें जो पाथ होता है वो इलिप्टिकल होता है, या फिर हाइपरबोलिक होता है, या पैराबोलिक होता है। सर्कुलर मोशन ग्रेविटेशन में कम ही होता है, ज्यादातर केसेस में पैराबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक पाथ या इलिप्टिकल पाथ होता है। तो ऐसे केसेस को डील करने में तुम्हारा मोमेंटम कंजर्वेशन काम नहीं आता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ही काम आता है। उसको हम बाद में देखेंगे। यहां कोई डाउट है किसी को? मिटाओ, स्नैपशॉट लेना है ले लो। अब देखो, अगर कभी मान लो एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, तो सेंटर के अबाउट उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? अगर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसकी एंगुलर मोमेंटम क्या होगी? अगर एक पार्टिकल एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका ये सेंटर है O, इसकी रेडियस है R, और इसकी कांस्टेंट स्पीड है U, इसकी कांस्टेंट स्पीड है V, जो कि कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है। ऐसे घूम रहा है, ऐसे करके घूम रहा है। जब ये यहां पर है, जब पार्टिकल A पर है, तो ओरिजिन के अबाउट इसकी एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी? इसकी वेलोसिटी इस तरह से है, एग्रीड? क्या हम कह सकते हैं यहां इसकी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा m v r? डायरेक्शन किधर होगा, बाहर या अंदर? पोजीशन वेक्टर मतलब बाहर की तरफ होगा, यही ना? मतलब बाहर की तरफ दिखाओ, इस तरह से दिखाओ, या उसको डॉट बना दो। डॉट मतलब तुम्हारी तरफ आता हुआ,
क्रॉस मतलब तुमसे दूर जाता हुआ। जब ये यहां पहुंचेगा तब इसकी एंगुलर मोमेंटम किस डायरेक्शन में होगी? इस पॉइंट पे। और कितनी होगी? क्या इसकी मैग्नीट्यूड पॉइंट बी पर, जब ये पॉइंट बी पे पहुंचेगा तो क्या इस पॉइंट पे इसकी एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड होगा mvre? क्या इस पॉइंट पे डायरेक्शन में रहेगा सेम? देखो, बिकॉज पोजीशन वेक्टर इधर, पोजीशन वेक्टर को उठा के टेल से टेल को मिला दो और ऐसे, ये अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगा, यानी कि कुछ नहीं बदला और नहीं बदलेगा। बाद में प्रूव करेंगे क्यों नहीं बदलेगा। अगर ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इसके पास कितनी एक्सेलरेशन है? किधर सेंटर, यानी इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो सेंटर की तरफ है। इसका टॉर्क कितना है? इस नेट फोर्स का टॉर्क सेंटर के बाद कितना है? 0। तो एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। फिर हम देखेंगे जिस तरह फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अगर टॉर्क 0 रहेगा तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये मान लो सन है, ये एक इलिप्टिकल पाथ है और ये सन है। इसके दो फोकस होते हैं, एक इलिप्स के, इलिप्स पढ़े हो कि नहीं? नहीं पढ़े हो? हाँ, जैसे सर F नेट 0 होता है तो मोमेंटम कंजर्व होता है, जैसे टॉर्क नेट 0 तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व। बिल्कुल, उसको मैं अलग से डील करूंगा। अभी ज्यादा ही बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा समझो, उसकी इंपॉर्टेंस को समझो। इलिप्स एक किस्म का पाथ होता है, इसके दो फोकस होते हैं। एक फोकस पे सन होता है, एक फोकस खाली होता है। एक फोकस पे सन होता है, एक फोकस खाली होता है। इसके अबाउट एक प्लैनेट ऐसे ऐसे घूमता रहता है, इसके अबाउट एक प्लैनेट ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इसको बोलते हैं केप्लर्स लॉ, इसको बोलते हैं केप्लर्स लॉ। उसका एक बेसिक फंडामेंटल चीज है लॉ ऑफ एरिया। एरिया शिफ्ट पर यूनिट टाइम कांस्टेंट आता है। मतलब जब ये नजदीक आता है इसकी स्पीड बढ़ जाती है, जब ये दूर जाता है इसकी स्पीड घट जाती है। यानी कि यहां से यहां तक वो जब वो जाएगा, समझो अगर डेल्टा टी टाइम में ये यहां से यहां जा रहा है, इसको मैं जब ग्रेविटेशन में आऊंगा तो प्रूव करूंगा। अगर dt टाइम में ये यहां से यहां जा रहा है, dt टाइम अगर ये यहां से यहां जा रहा है, तो लाइन ज्वाइनिंग सन एंड द प्लैनेट जो एरिया ने स्वीप किया वही यहां पर किसी भी टाइम में होगा। जब वो यहां पर था तो उतने ही टाइम dt में वो यहां से यहां गया था। जितने टाइम dt में ये यहां से यहां गया है उतने ही टाइम dt में ये यहां से यहां गया है, लेकिन ये और ये एरिया सेम होगा। एरिया शिफ्ट पर यूनिट टाइम सेम आता है। वो हम जब देखेंगे ग्रेविटेशन में तो इसका जो मेन एसेंस है वो ये है कि अगर ये कभी ये पार्टिकल मान लो किसी मोमेंट पे यहां पर है, मान लेते हैं ये प्लैनेट किसी मोमेंट पे यहां पर है, सन से इसको ज्वाइन करो, सन के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन वेक्टर कितनी होगी? ये मान लो r है। दिस इज द डिस्टेंस पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विथ रेस्पेक्ट टू सन। दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ द प्लैनेट विथ रेस्पेक्ट टू सन। और यहां अगर एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इस डायरेक्शन में इसकी कोई वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट विथ रेस्पेक्ट टू सन, ये है वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट ऑन द सर्कुलर पाथ, रेस्पेक्ट टू सन बोल सकते हो। ये इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सेंटर ऑफ द सन कितना है? एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ सन कितना है बताओ? m, मास ऑफ द प्लैनेट m, v, r साइन थीटा है। हम इसको प्रूव करेंगे बाद में चल के। ये कंजर्व्ड होता है, ये कंजर्व्ड होता है। क्यों कंजर्व्ड होता है? क्योंकि ये कहीं भी चले जाए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे ऐड कर रहा है, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा सन से पास हो रहा है? जब ये यहां पर है प्लैनेट, जब प्लैनेट इस जगह पर है, जब प्लैनेट यहां पर है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऐड कर रहा है इसके ऊपर,
क्या वो सन से पास हो रहा है? Yes. और जब ये प्लैनेट यहां पर है, जब ये प्लैनेट यहां पर है, फोर्स बदल गया, फोर्स बदल गया, फोर्स वर्क भी करेगा, समझ लो, फोर्स बदल गया, फोर्स वर्क भी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है, मोमेंटम भी कंजर्व नहीं है, क्योंकि फोर्स इसके ऊपर है। ये बताओ, जब ये यहां पर होगा तो क्या ये फोर्स बदल जाएगा, एफ जी डैश, क्या अभी भी लाइन ऑफ एक्शन सन से पास हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स का? यानी कि वो कहीं भी चले जाए, द लाइन ज्वाइनिंग द टू, फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज पासिंग थ्रू सन। तो सन के बाद टॉर्क नहीं होता है, जीरो टॉर्क होता है, इसीलिए एंग्लो मोमेंटम कंजर्व होता है। इसीलिए हम लिखते हैं दिस इज कंजर्व, और मास तो कंजर्व है ही, तो हम क्या लिख देंगे, आर वी साइन थीटा इज कंजर्व। इसका मतलब क्या हो गया, डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टेंस बदल रहा है, सन और प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस बदल रहा है, उसकी स्पीड चेंज हो रही है, एंगल थीटा बिटवीन द डिस्टेंस, द पोजिशन वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर चेंज हो रही है, बट आर वी साइन थीटा का प्रोडक्ट सेम रहेगा हर पॉइंट पे। इसका दो स्पेशल पॉइंट है जहां थीटा 90 डिग्री आता है, जहां ये थीटा वेलोसिटी वेक्टर पोजिशन वेक्टर 90 डिग्री आता है, एक ये पॉइंट होता है, ये सबसे नियरेस्ट पॉइंट है। यहां पर जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, एग्रीड? हाँ, इस पॉइंट पे, इसको बोलते हैं पेरीहेलियन, पेरीहेलियन या पेरीगी। सबसे फार्देस्ट पॉइंट पे भी यही होता है, 90, यहां थीटा 90 डिग्री होता है। एक और पॉइंट यहां है, द एंड्स ऑफ सेमी, द एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस को बोलते हैं, मेजर एक्सिस को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ये हो गया वी पी, ये हो गया आर पी, इसको बोलते हैं वी ए, इसको बोलते हैं आर ए, पोजिशन वेक्टर एट ए को बोलते हैं एपीहेलियन, एपीहेलियन या एपोगी। इन दोनों की खासियत क्या होगी, यहां साइन 90, यहां साइन 90, दोनों जगह। तो क्या लिख सकते हैं, आर ए वी ए इज इक्वल टू आर बी। क्या हम लिख सकते हैं, आर पी वी पी इज इक्वल टू आर ए वी ए, क्योंकि दोनों जगह साइन 90 साइन 91, तो आर ए वी ए इज इक्वल टू आर पी वी पी। सही है? नियरेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट हाईएस्ट वेलोसिटी स्पीड, हाईएस्ट डिस्टेंस लोएस्ट वेलोसिटी होगा। जब भी कोई लूनर चंद्रयान लॉन्च हुआ, कुछ भी लॉन्च हुआ, अगले दिन कुछ अच्छे न्यूज़पेपर में उनका आर्टिकल छपा था, इंडिया अचीव्ड दिस। उसको निकाल के देखना, उसमें सब में लिखा हुआ था, ऐसे एक ट्रैजेक्टरी बना हुआ था सन के अबाउट, अर्थ जो घूम रहा है, अर्थ से पहले वो जाता है अर्थ के ऑर्बिट में, अर्थ के से निकल के वो पार्किंग करके निकल के जाता है मंगलयान के चारों तरफ या मून के चारों तरफ, फिर वहां से लैंड करता है। सब में लिखा हुआ रहता है एपीहेलियन दिस, पेरीहेलियन दिस, इससे हम इसेंट्रिसिटी निकालते हैं इसकी। लेकिन यहां जो मेन फंडामेंटल प्रिंसिपल ये है, किसी पॉइंट पर अगर ये है तो इसकी एंगुलर मोमेंटम है आर एम आर वी साइन थीटा। एग्रीड? एग्रीड? हम ऐसी चीजें और चल के करेंगे, अभी हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ाई नहीं है, खाली बता रहे हैं, इसको यूज करेंगे, जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। अगर मेरे पास सन है, ये मान लो सन है, और बहुत दूर से एक मीटराइट आ रहा है, और बहुत दूर से एक मीटराइट आ रहा है, ये एक मीटियोराइट है, तो क्या होगा? मान लो यहां से एक मीटियोराइट आ रहा है, तो क्या होगा? क्या ये सन इसको अट्रैक्ट करेगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था तब तक तो ठीक था, बट जैसे जैसे ये नजदीक आएगा, क्या ये ऐसे चलता रहेगा? नहीं ना, ये बेंड करेगा ऐसे करके, हो सकता है इसमें घुस भी जाए।
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम होने पे ये घुस जाता, अदरवाइज ये ऐसे आएगा और फिर ऐसे करके ऐसे निकल जाएगा। समझ रहे हो? हाइपरबोला होता है। जब ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा जिस दिन बताऊंगा, ये ऐसे आता है और ऐसे घूम के चला जाता है। मुझे ये जानना है कि जब ये सबसे नजदीक के पॉइंट पर है या इनके बीच की नियरेस्ट डिस्टेंस कितनी है। अगर वो नियरेस्ट डिस्टेंस सन के सेंटर और मीटियोराइट के बीच की जो नियरेस्ट डिस्टेंस है, अगर वो रेडियस ऑफ सन से कम है तो वो इसके अंदर घुस जाएगा और समा जाएगा। एग्रीड? अगर ये जो डिस्टेंस है सन के सेंटर और इसके बीच की, पहले दोनों के बीच की सेपरेशन डिस्टेंस घटती है, यहां मिनिमम होती है फिर बढ़ती है, और मुझसे ये पूछा जाए कि किस डिस्टेंस पे, कि मतलब मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, ये आर मिनिमम क्या होगी, तो मैं एक चीज तो जानता हूं, चाहे ये प्लैनेट यहां रहा हो, मीटियोराइट, या यहां रहा हो या यहां रहा हो या यहां रहा हो, हर केस में ग्रेविटेशन फोर्स इसी से पास कर रहा था। एग्रीड? टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो यहां मैं जो एंगुलर मोमेंटम लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, देखो एम यू, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन अगर यहां से कितने हाइट पे है, एच हाइट पे है, जो शुरू में वो आ रहा था इनफाइनाइट डिस्टेंस से, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन और इस सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना था, एच। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एम यू आर परपेंडिकुलर ना, यानी एम यू एच। और जब यहां पहुंचेगा, इसकी स्पीड अगर v है और ये डिस्टेंस अगर r है, तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम कितना है, एम वी आर। एग्रीड? हम इसको बाद में यूज करेंगे, अभी पढ़ा नहीं रहे, ये बस समझना कि ये हो गया, ऐसा नहीं, बस ये बता रहे हैं जिस दिन इसको करेंगे तो तुम्हारे दिमाग में उस दिन ये सारा लेक्चर क्लियर होना चाहिए। हमेशा लाइन ऑफ एक्शन इससे पास हो रहा है ना, इस पॉइंट से इसका डिस्टेंस कितना, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस ना। क्या हुआ, आर एफ साइन थीटा। तो मान लो ये पॉइंट है और ये इस पॉइंट की पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर आपस में क्या है, 180 बना रहा है ना, तो साइन 180 जीरो होता है। चलो इसको हम देखेंगे, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन आएंगे। हमने डिफाइन किया व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। क्या डिफाइन किया, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ए पॉइंट। एग्रीड? अब हम डिफाइन कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक? एग्रीड? पर इसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। नहीं है, ये यहां पे फोर्स ऐड कर रहा है, नेट फोर्स है, नेट वर्क डन भी है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व नहीं होगा। देखो ये वेलोसिटी वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, दोनों में एंगल एक्यूट है ना, यही कॉमेट बनता है, यही कॉमेट बनता है। जब ये आ रहा था ना, तो ये सन के पास आता है तो वेपराइज कर जाता है, वेपर बन जाता है, और वो जो वेपर होते हैं रेडिएशन प्रेशर के कारण पीछे धकेलाते हैं, ये कॉमेट की तरह दिखता है। और जब ये बाहर जाता है यहां से, फिर से क्या होता है, ये जैसे भाग रहा है तो इसके रेडिएशन के कारण ये इस तरह से, इसमें एक ग्लोइंग टेल होता है इसका, उसको बोलते हैं कॉमेट, उसको बोलते हैं कॉमेट। वो सब ग्रेविटेशन में देखेंगे। मतलब ग्रेविटेशन को पढ़ने के लिए आपके ये सब सारे कॉन्सेप्ट्स रहने चाहिए। ठीक है, चलो उसको तो जब करेंगे तब करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम हमने जो है डिफाइन किया, एम वी आर परपेंडिकुलर, एम वी आर परपेंडिकुलर, वे आर परपेंडिकुलर इज द डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन ऑफ वेलोसिटी एंड द पॉइंट, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फुट ऑफ लेंथ होता है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस, एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं जरा देखो। सेकेंड डिफिनेशन है एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन।
अभी पॉइंट के अबाउट किए थे, हमने ऐसे ही डिफाइन किया था एग्जैक्टली टॉर्क को भी, टॉर्क अबाउट एन एक्सिस। तो क्या किया था हमने कहा था कि टॉर्क अबाउट एनी पॉइंट निकाल दो और उसका कंपोनेंट किस डायरेक्शन में, एक्सिस के अलोंग, यही ना। यस सर। हम लिखेंगे, इसको लिखते हैं एल, कैपिटल एल, अबाउट एक्सिस, कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, अबाउट एनी पॉइंट ओ, उस एक्सिस पे कोई पॉइंट ले लो, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। कहने का मतलब है अगर मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि ये पॉइंट ओ था, ये पोजीशन वेक्टर आर है, और यहां इसकी पे कोई पार्टिकल चल रही है, इसकी वेलोसिटी v है और इसकी मास m, तो तुमने एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ पहले ही देखा हुआ है तुमने, क्या होता है m इंटू आर क्रॉस v, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये एक वेक्टर निकलेगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये हमारा एक्सिस है, मैं एक एक्सिस को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं। कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैं एक एक्सिस को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं। आई एम सेइंग दैट पासिंग थ्रू ओ, दिस इज माई एक्सिस, ये मेरा एक्सिस है, ओ से पास हो रहा है किसी भी डायरेक्शन में, 3D स्पेस में। 3D स्पेस में ये एक्सिस कैसा भी हो सकता है। मैं कह रहा हूं फाइंड द एंगुलर, इस फोर्स का, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकालना है। अभी तक किसके अबाउट निकाल रहे थे, पॉइंट ओ के अबाउट। अब मैं बोल रहा हूं अबाउट एक्सिस, सो एल अबाउट एक्सिस would be equal to component of this in the direction of axis, component of this in the direction of axis। कैसे निकालोगे, how to get the component of this in the direction of x, क्या करेंगे, ये होगा, देखो, कंपोनेंट ऑफ एम आर क्रॉस बी पैरेलल टू अलोंग द एक्सिस। बिल्कुल, मैं अगर यहां पर एक यूनिट वेक्टर ले लूं, कोई वेक्टर दिया हो, कोई डायरेक्शन दिया हो, मैं अगर यहां एक यूनिट वेक्टर ले लूं ए कैप, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू आर क्रॉस v डॉट ए कैप, ये हो गया मैग्नीट्यूड। क्या ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि दिस वेक्टर इंटू दिस कॉस थीटा, एग्रीड, ये हो गया मैग्नीट्यूड। बट ये कंपोनेंट इस डायरेक्शन में है, तो क्या करोगे, इसको ए कैप से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही ना, एग्रीड। मुझसे 2 दिन पहले दो दिन 4-5 दिन किसी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट ने, मैं जानता नहीं कौन स्टूडेंट है, बट वो अक्सर मेरे से डाउट पूछता है, बहुत अच्छे डाउट पूछता है। तो उसने एक डाउट पूछा था, 4-5 दिन पहले की बात है। उसने मुझसे कहा था कि सर एक क्वेश्चन है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन दिया हुआ है, किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओरिजिन दिया हुआ है सर, 8i कैप प्लस 6j कैप माइनस 4k कैप, और पूछा गया है फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट x एक्सिस। अगर हम x एक्सिस के ऊपर इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, बताओ। इसका कंपोनेंट x एक्सिस के डायरेक्शन में 8 खत्म, 8i कैप। तुम इससे निकालोगे वही आएगा, देखो, दिस होल डॉट आई कैप, दिस होल डॉट आई कैप, कितना बचेगा, 8 यस। टाइम्स ऑफ आई कैप, 8i कैप, एग्रीड ना।
तो इसका आंसर होगा सिंपली 8 आई कैप, बात खत्म। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में 8 आई कैप, वाई में पूछते 6 जे कैप, जेड में पूछते माइनस। लेकिन अगर मैं पूछूं एन एक्सिस along आई कैप प्लस जे कैप, एन एक्सिस whose डायरेक्शन इज आई कैप प्लस जे कैप, तब हमको ये जरूर करना पड़ेगा दिस डॉट आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2 होगा, टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप बाई रूट 2। समझ गए क्या होगा? हाँ, उससे नहीं 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 नहीं, ए कैप स्क्वायर कैसे लिख दोगे तुम? ये स्केलर में है ना, ये क्या है बताओ? यहां पर क्या है? स्केलर है या डॉट है, ये क्रॉस है? यहां क्या है? डॉट या क्रॉस? कुछ नहीं है। सम स्केलर टाइम्स ऑफ ए कैप है, सम स्केलर टाइम्स ऑफ ए। ये स्केलर है ना टोटल, लैम्डा टाइम्स ए, 3 टाइम्स ऑफ ए कैप, 3 टाइम्स ऑफ ए कैप, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए। क्या बोलोगे? 3 और ए में क्या हो रहा है? डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट? जब ये वेक्टर ही नहीं है तो कहेगा डॉट या क्रॉस। समझ रहे हो? इसको याद रखना, हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन जब पूछता है तो यही डिसिसिव होता है एक अच्छे रैंक और एक लोअर रैंक में। एक अच्छा और खराब रैंक में जो फर्क होता है वो अंतिम का 3-4 क्वेश्चन होता है। वहां तक सब दौड़ के वहां तक सब पहुंचते हैं, कुछ लोग उसके बाद भी निकलते हैं, कुछ लोग वहां रुक जाते हैं। थोड़ा सा का अंतर से ही बहुत बड़ा रैंक का चेंज आता है, इसलिए सब बता देते हैं। अदरवाइज जो एक बार छूट जाता है, छोड़ देते हैं तो छूट ही जाता है। ठीक है, नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? हम बता रहे हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस कैसे निकालते हैं। मिटाएं इसको, यहां कोई डाउट है? चलो, अब मैं एक रिज बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहा हूं। अगर मैं इस वेक्टर सम को करूं और सब कुछ करूं तो मेरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है। एंगुलर मोमेंटम अबाउट, हम एक्सिस अगर निकालना चाहते हैं, इट कम्स आउट टू बी आई अबाउट एक्सिस इंटू ओमेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कभी तुम्हारा मोमेंटम हुआ करता था। मोमेंटम क्या होता था? मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी, होता था ना? मोमेंटम होता था मास इंटू वेलोसिटी। एंगुलर मोमेंटम होता है मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बता चुका हूं, मास होता था इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इनर्शिया। मास इंटू वेलोसिटी की जगह, लीनियर वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और दोनों प्रोडक्ट को बोलेंगे मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम। एग्रीड? अब देखो, इसका मतलब ये हुआ, इसको याद रखोगे। हम अगर किसी स्पिनिंग या रोटेटिंग बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं तो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, ओके, हम उसका आई एक्सिस इंटू ओमेगा कर देते हैं। आई अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन इंटू ओमेगा। फॉर एग्जाम्पल, स्नैप लेना है किसी को कि मिटाओ? अब देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक रॉड है और एक रॉड अगर इस एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, मास m, लेंथ l और एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, इसकी एंगुलर मोमेंटम अबाउट दिस एक्सिस हो जाएगी ml²/12 इंटू ओमेगा। ठीक है ना? जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, जिस डायरेक्शन में ओमेगा है, उसी डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम भी है। इसके प्लेन के ऊपर ऐसे होगा, ऊपर होगा। ठीक है ना? और एक अर्थ है, अर्थ अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस पे स्पिन कर रहा है ओमेगा से, तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा और दिस एक्सिस होगा, एंगुलर मोमेंटम और दिस एक्सिस होगा 2/5
mr² इंटू ओमेगा, होगा ना? तुम किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, तुम किसी का भी एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। अब जरा मैं एक बार तुमको इसलिए नहीं क्योंकि तुम ताकि रिलेट कर सको, कनेक्ट कर सको, मैं एक बार दोनों को ट्रांसलेशन और रोटेशन को बताने की कोशिश कर रहा हूं और तुम समझना मैं क्या कोशिश कर रहा हूं। क्योंकि मैंने तुमको सेंटर मास कोलिजन मोमेंटम पढ़ाया हुआ है, मैं वहां से थोड़ा सा क्यों लेने की कोशिश कर रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और हम कैसे क्वेश्चन में फंस जाते हैं क्योंकि हमारी इमेजिनेशन काम नहीं कर रही होती है। मैं यहां पर ले रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन, मैं यहां पर ले रहा हूं ट्रांसलेशनल मोशन और मैं यहां पर ले रहा हूं रोटेशनल मोशन। मैं सबसे पहले ये बोल रहा हूं, यहां पर होता है मास, यहां पर होता है मास, यहां क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्रीड? सही है ना? यस सर। यहां होता है वेलोसिटी वेक्टर, यहां होता है ओमेगा वेक्टर, यहां होता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², यहां पर होता है हाफ I ओमेगा स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, यहां होता है मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, यहां होता है I इंटू ओमेगा मोमेंट, दिस एंगुलर मोमेंटम। ठीक है। सेकेंड, यहां पर फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यहां पर टॉर्क होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सही है? इसका मतलब क्या हुआ? dp इज इक्वल टू एफ डी टी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बोलते हैं ना? इसको बोलते हैं इंपल्स, इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम, इसको बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। यहां क्या हो जाए बताओ? dl इज इक्वल टू टाउ dt। अगर कोई टॉर्क टाइम dt तक एक्ट करे, अगर कोई टॉर्क dt तक एक्ट करे, अगर कोई टॉर्क ऐसे एक्ट करे तो वो ओमेगा को गेन कराएगा, एंगुलर मोमेंटम को गेन कराएगा ना? और अगर टॉर्क ऐसे एक्ट करे कितना टाइम लगाएगा? जस्ट लगा और एंगुलर मोमेंटम मिला। जब हम यहां एक फोर्स देते हैं तो इसका एक टॉर्क होता है, जब यहां एक फोर्स देते हैं टेंजेंशियली उसका एक टॉर्क होता है, जब यहां में इंपल्स देते हैं इनफाइनाइट फोर्स एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम तो उसका इनफाइनाइट टॉर्क एक्टिंग फॉर वेरी स्मॉल टाइम होता है, सडन वेलोसिटी मिलेगा ना? हम उस पे आएंगे, बस अभी तुमको हम रिलेट कर रहे हैं। इसको बोलेंगे एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम, एंगुलर इंपल्स एंगुलर मोमेंटम थ्योरम। इसको बोलना चाहिए था लीनियर इंपल्स लीनियर मोमेंटम थ्योरम। ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर फोर्स जीरो है तो क्या मोमेंटम कांस्टेंट होगा? यस सर। अगर मोमेंटम कंजर्व होगा तो इसका मतलब क्या है? क्या लिख सकते हैं? m1 u1 वेक्टर प्लस m2 u2 वेक्टर इज m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। यही किया था ना तुम, जहां ये किसके रेस्पेक्ट में लिया था? ग्राउंड फ्रेम में, याद है? ये सारे ग्राउंड फ्रेम में लिए थे। यहां बताओ तो इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? इफ टॉर्क अबाउट एन एक्सिस इज जीरो, अगर टॉर्क किसी एक्सिस में अबाउट जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट दैट एक्सिस इज कंजर्व्ड। सही है? इसका मतलब है I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज I1 ओमेगा 1 डैश प्लस I2 ओमेगा 2 डैश। सही है?
इनफैक्ट मैं यहाँ I1 डैश और I2 डैश डाल देता हूँ। तुम बोलोगे क्यों सर, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर किसी सिस्टम पे टॉर्क नहीं ऐड कर रहा है, किसी सिस्टम पे आपस के टॉर्क है, एक्शन रिएक्शन टॉर्क है, बाहर से कोई टॉर्क नहीं है, उसका नेट एंगुलर मोमेंट ऐसा बदल सकता है, मोमेंट ऐसा बदल सकता है। मैं खड़ा हूं तो भी देखेंगे इसको, मैं खड़ा हूं और इसके स्केटिंग के ऊपर खड़ा हूं और आइस के ऊपर मैं रोटेट कर रहा हूं, मेरी पूरी बॉडी रोटेट कर रही है। मैं एक ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं स्पिन कर रहा हूं, मैं स्पिन कर रहा हूं ऐसे करके, फ्रिक्शन लेस है। मेरे पाँव में एक स्लेज वाला वो जो होता है, एक मतलब फ्रिक्शन लेस शूज है और मैं आइस के ऊपर मैं रोटेट कर रहा हूँ, स्पिन कर रहा हूँ, जैसा कहीं कहीं सर्कस वगैरह में होता है, कुछ भी होता है, स्पिन कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जो स्पिन कर रहा था मैं अपने हाथ को बाहर निकालता हूँ, मैं अपने हाथ को बाहर निकालता हूँ, तो क्या मेरी मोमेंट इनर्शिया बढ़ेगी? क्योंकि मेरा मास जो पास था एक्सिस के वो दूर जा रहा है, बढ़ेगी, तो मेरी ओमेगा घट जाएगी, मेरी ओमेगा घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्यों घट जाएगी? क्योंकि टॉर्क लगा नहीं, टॉर्क कोई था नहीं, बाहर से कोई टॉर्क है नहीं, कोई फोर्स है नहीं, कोई टॉर्क है नहीं, तो इसका मतलब I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। मैंने अपने मोमेंट इनर्शिया को बढ़ा लिया, ओमेगा अपने आप घट जाएगा। इसी तरह से अगर मैं घूम रहा था पहले और फिर मैं हाथ को अंदर कर लूं तो मेरी ओमेगा बढ़ जाएगी। अरे बॉल स्पिन कर रहा है और बॉल सिकुड़ जाए तो उसकी ओमेगा बहुत फास्ट हो जाती है, और जब बॉल एक्सपेंड कर जाए उसकी ओमेगा घट जाती है। सब देखेंगे, सब आएगा अभी, ठीक। यहां भी तुम ऐसा कर सकते हो। मैं यहां मास कंजर्व होता है, मास को तुम बदल नहीं सकते हो, बट मोमेंट इनर्शिया को तुम बदल सकते हो, एक ही बॉडी का कर सकते हो ना। इसीलिए मैं यहां I1 डैश डाल रहा हूं, हो सकता है दोनों इक्वल, हो सकता है दोनों इक्वल ना भी हो, वो हम देखेंगे अभी। तो ये जो होगा विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लेंगे। तुम कहोगे सर इसका एग्जांपल क्या है? यहां पर एग्जांपल क्या था, ये ब्लॉक है जिसकी मास है m, एक दूसरा ब्लॉक है इसकी मास भी m, ये ब्लॉक रेस्ट पे है और ये ब्लॉक ऐसे आया। ये एक काम करो, एक स्मूथ सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक जिसकी मास m है, ये रेस्ट पे है। मैंने इसके ऊपर एक दूसरे बॉल को थ्रो कर दिया, इसकी मास भी m है, इसकी वेलोसिटी v0 है, और ये सरफेस रफ है। समझ रहे हो? एक फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक था रखा हुआ, मैंने उसके ऊपर एक दूसरे ब्लॉक को थ्रो कर दिया। हैंड और इसके बीच में फ्रिक्शन नहीं है, बट ब्लॉक और इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो इस दोनों में क्या होगा, रबिंग होगा, कुछ देर तक रबिंग होगा, फिर दोनों कॉमन वेलोसिटी से चलने लगेगा। व्हाट इज द कॉमन वेलोसिटी? व्हाट वुड बी देयर कॉमन वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम? व्हाट इज द वेलोसिटी कॉमन? कितना है बताओ? दोनों की मास इक्वल है, दोनों की मास इक्वल है, कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? v0 by 2। इसकी मोमेंटम थी v0, m इंटू v0, इसकी कितनी थी? 0। दोनों के बीच में फोर्स ऐड किया, फ्रिक्शन का फोर्स ऐड किया, बट वो एक्शन रिएक्शन दोनों है, एक्शन रिएक्शन दोनों है। जितना एक्शन इसके ऊपर लग रहा है, जितना एक्शन इसके ऊपर लगेगा पीछे की तरफ, वही रिएक्शन इसके ऊपर लगा होगा आगे की तरफ। सही है? तो क्या इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है? क्या हम कह सकते हैं जितनी मोमेंटम इसकी घटेगी उतनी मोमेंटम इसकी बढ़ेगी? तो अल्टीमेटली मोमेंटम कंजर्व रहेगा और फाइनली दोनों की कॉमन स्पीड आ जाएगी। तुम क्या कर सकते हो, एम देखो एनर्जी कंजर्व नहीं है, ये भी वर्क कर रहा है, ये वर्क डन, एनर्जी कंजर्व नहीं है, बट मोमेंटम कंजर्व है। क्यों मोमेंटम कंजर्व है? बिकॉज दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर व्हेन एडेड बिकम 0, तो नेट फोर्स सिस्टम पे 0 है। तो हो जाएगा, लिखोगे m इंटू v0 प्लस m इंटू 0
m प्लस m इंटू वी कॉमन, सो v कॉमन इज v0 बाई 2 आएगा, आएगा। यस सर। अब दूसरा केस लो, यहां लो, इसी का काउंटर पार्ट। मेरे पास एक डिस्क है और ये डिस्क अपने इस एक्सिस के अबाउट, ये सरफेस स्मूथ है, नीचे का सरफेस स्मूथ है, ये रोटेट कर रहा था, ये रोटेट कर रहा था ओमेगा नॉट से, ये ओमेगा नॉट से स्पिन कर रहा था। तभी मैंने इसके ऊपर एक दूसरा आइडेंटिकल डिस्क गिरा दिया। तभी मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक दूसरा आइडेंटिकल डिस्क जो है वो गिरा दिया। मैंने क्या किया, इसके ऊपर एक आइडेंटिकल डिस्क, इसको धीरे से इसके ऊपर गिरा दिया। यहां पर इन दोनों बीच में फ्रिक्शन है, ये दोनों सरफेस रफ है, तो क्या होगा, जब शुरू में ये गिरेगा तो ये तो रेस्ट पे था और ये तो चल रहा था, ये इसको खींचेगा, ये सरफेस रेस्ट पे है और ये सरफेस तो घूम रहा है, इसको खींचेगा, तो खींचेगा तो टॉर्क लगेगा ना। यस सर। वो टॉर्क, वो जो फ्रिक्शन लगेगा, जो दोनों बीच में रगड़न होगा, उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो इसके ओमेगा को बढ़ाना शुरू करेगा और इसको अपोज करेगा, यानी जो फ्रिक्शन लगेगा वो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा इस तरह से, इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस तरह से गेन कराने के लिए, और इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स वही रिएक्शन फोर्स लगेगा उल्टा डायरेक्शन में। एग्रीड? यस सर। धीरे धीरे क्या होगा, ये स्पीड, ये इसका ओमेगा घटेगा, इसका ओमेगा बढ़ेगा और एक टाइम दोनों का ओमेगा सेम हो जाएगा, उसके बाद फ्रिक्शन वैनिश हो जाएगा। एग्रीड? सर स्लिपिंग होती है। होती रही बट कब तक होगी, एक समय के बाद तो रुक जाएगी। सर मतलब वो काफी स्मूथ हो सर। नहीं समझा, बहुत स्मूथ हो तब, हाँ सर। हाँ बहुत स्मूथ है तब तो ये वहीं रहेगा, ये घूमता रहेगा। हाँ सर। अगर यहां भी ये स्मूथ होता तो क्या होता, अगर ये दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता, ये चलते जाता, ये तो वहीं रहता ना। हाँ सर। कुछ देर के बाद तुम देखोगे कि दोनों की ओमेगा हो गई कॉमन। कुछ देर बाद तुम देखोगे दे वुड हैव ए कॉमन ओमेगा। कितनी होगी, कितनी होगी, ओमेगा नॉट बाई 2। क्यों होगी, क्यों तुम यहां लिखोगे, तुम यहां लिखोगे बिकॉज ये एक्शन रिएक्शन पेयर है। इस पे जो टॉर्क है, इस पे जो टॉर्क है उसी का टॉर्क उल्टा इसके ऊपर है, यानी इसकी एंगुलर मोमेंटम, ये जो टॉर्क है जितना एंगुलर मोमेंटम क्रिएट करेगा उतना ही इसका ये घटाएगा, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। तो तुम क्या लिखोगे, आई इंटू जीरो प्लस आई इंटू ओमेगा नॉट, आई इंटू जीरो प्लस आई इंटू ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2i, आई प्लस आई, 2i इंटू ओमेगा कॉमन लिखोगे, आ जाएगा ओमेगा नॉट बाई 2। आएगा क्या, चलो और भी इसके केसेस बनेंगे, और भी इसके केसेस बनेंगे, देखते हैं कैसे बनेंगे। कुछ क्वेश्चंस लो, पहले मैं इसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूं जहां टॉर्क जीरो होता है। ठीक, तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं, यहां कोई दिक्कत किसी को, एक जैसा ही होता है, कुछ इलस्ट्रेशन लेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, स्नैप लेना है ले लो। हाँ, लीनियर मोमेंटम यहां पे हाँ रहेगा, रहेगा। मिटाओ इसको, मिटाओ इसको। कैसे रहेगा सर? क्या हुआ, लीनियर मोमेंटम की तो डायरेक्शन बदलती रहेगी ना। इसमें, इसमें
लीनियर मोमेंटम का डिफिनीशन क्या होता है? लीनियर मोमेंटम होता है किसी बॉडी का मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ गए आप? तो जो डिफिनीशन और डिफिनीशन उसको याद रखना, कभी भी कहीं एम्बिग्युइटी नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है, कभी कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। जो रूल है वो रूल है और वो वैलिड है सब जगह, कहीं भी उसका वायलेशन नहीं होता है। मास इंटू वेलोसिटी सेंटर, ये जीरो था जीरो ही रहेगा, ये जीरो था जीरो ही रहेगा, क्योंकि वैसे भी पूरे फ्रिक्शनल फोर्स का वेक्टर सम जीरो आएगा ना। यहां फ्रिक्शन का डायमेट्रिकल ऑपोजिट पॉइंट टॉर्क है बट फोर्स जीरो आता है। देखो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं, थोड़ा सा देखते हैं कुछ क्वेश्चन छोटे मोटे, ताकि हम थोड़ा सा समझ सकें और हम डे टू डे लाइफ में इसको कितना यूज करते हैं। हम डे टू डे लाइफ में, स्पोर्ट्स में, अपने बचपन से लेकर आज तक इसको कितना यूज करते हैं। हम कभी उसको इमेजिन नहीं करते हैं कि हमने कब कब इसका यूज किया है। ऑल्दो द डिफरेंस बिटवीन नोइंग ए थिंग एंड अप्लाइंग ए थिंग, इंडिया हमेशा से उस टाइप का सोसाइटी रहा है जहां पे लोगों ने उसको मैंने को लिखा नहीं बट अप्लाई करना जानते थे। लोग अर्थन पॉट का यूज तब से कर रहे हैं, बहुत टाइम पहले से कर रहे हैं। घड़े का पानी, सुराही का पानी, पानी को ठंडा करने के लिए, हालांकि वो लेटेंट हीट नहीं जानते थे। लोग आज भी गांव में फ्यूल की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो चूल्हा डिजाइन करते हैं उसके पीछे का साइंस नहीं जानते बट वो एक्सपीरियंस से जानते हैं। सो देयर आर मेनी पीपल हुज एक्सपीरियंस इज बेटर देन व्हाट वी स्टडी, दे अप्लाई इट ऑल्दो दे डोंट नो इट और दो दे हैव नॉट स्टडीड इट। मैंने बहुत सारी चीजें देखी हैं जो लोग अप्लाई करते हैं। सो देखते हैं क्या होता है। देखो मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ये अर्थ है और अर्थ अपने एक्सिस पे, नॉर्थ साउथ एक्सिस पे घूमता रहता है। इसको ओमेगा ऑफ अर्थ कह दो और ये इक्वेटर होता है। हमको सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट, दिखता है हमको सन दिखता है ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि अर्थ स्पिन कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ स्पिन करता है वेस्ट टू ईस्ट। तो अर्थ डूबता है तो हमको लगता है सनराइज कर गया, और जब अर्थ उगता है तो लगता है सन सेट हो गया, जो भी है। तो यहां पे जो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाय ओमेगा ऑफ अर्थ, ये होता है 24 आवर्स। अब मान लो किसी कारण से ऐसा हो कि अर्थ श्रिंक कर जाए, अर्थ अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में कोलैप्स करने लगे और सिकुड़ने लगे, तो उस केस में क्वेश्चन है नाउ, if earth collapses and shrinks due to its own gravity, अपने ही ग्रेविटी के कारण ये श्रिंक करने लगता है, and radius decreases to r/2, find न्यू लेंथ ऑफ ए डे। अब एक डे की लेंथ क्या होगी? तो हम जानते हैं अगर ये अर्थ श्रिंक करते करते अपने ही ग्रेविटेशनल पुल में हो जाए छोटा, तो हम जानते हैं कि टॉर्क तो लगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। बिकॉज एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। I1 का मतलब 2/5 mr स्क्वायर ओमेगा 1, I2 मतलब 2/5 m। मास तो वही रहा, रेडियस हो गया हाफ, मास वही रहा, रेडियस हो गया हाफ, तो मोमेंट ऐसे हो गया 1/4।
तो तुम यहां देखोगे ओमेगा 2 इज इक्वल टू 4 ओमेगा 1। एग्रीड ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 हो गया, ओमेगा हो जाएगा 4 टाइम्स। ये ज्यादा तेजी में स्पिन करने लगेगा, ये बिकॉज फास्ट, ये फास्ट स्पिन करने लगेगा। एग्रीड? अब तुम क्या कर रहे हो इसको, अब ये कह रहे हो कि पहले टाइम पीरियड था 2 पाई बाय ओमेगा 1 जो कि 24 आवर्स था। अब टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा 2 यानी 24 बाय 4 6 आवर्स हो जाएगा। अब हर 6 घंटे पे दिन और रात का फर्क होगा, बहुत तेज घूमेगा। ठीक, काइनेटिक एनर्जी क्या कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व हो गया। काइनेटिक एनर्जी से क्या हो, बढ़ेगा कि घटेगा? व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द अर्थ? बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ गई? किसने बढ़ा दिया? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, आई ओमेगा होल स्क्वायर बाय 2i लिख देते हैं, यानी एंगुलर मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2i। अब ये तो कंजर्व है, आई चेंज हो गया, ओमेगा चेंज हो गया, बट आई इंटू ओमेगा तो कंजर्व रहा। यानी कि जब आई घट गया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया ना? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर के था, अगर के इनिशियल के था तो के फाइनल हो जाएगा 4k। सवाल है किसने बढ़ाया, किसने बढ़ाया? लाइन कुछ ज्यादा कट रही है। आगे सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है? एक बार हाँ, 1 सेकंड लगेगा ठीक होने में, 1 सेकंड लगेगा ठीक होने में। वो एक बार आ जाएगा, 2 सेकंड रुक जाओ। क्लियर है? 1 मिनट रुक जाओ। आ गया ठीक है। देखो किसने बढ़ाया, तो ये बताओ ग्रेविटी ने वर्क किया इस प्रोसेस में? एक मिनट रुक जाओ। अब सही है? ठीक है। देखो अब ये बताओ, क्या इस प्रोसेस में ग्रेविटी ने वर्क किया? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो बढ़ गया काइनेटिक एनर्जी।
इसको दूसरी तरह से समझो, इन जनरल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यहां जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था वो क्या चाह रहा था, इसको बाहर फेंक रहा था। यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या चाह रहा था, हर पार्टिकल को बाहर धकेल रहा था ना। हाँ सर। तुमने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया, याद रखना हमेशा। इन जनरल बता रहा हूं, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को वर्क एनर्जी पावर में। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, एक सेंट्रल फोर्स होता है, हमेशा सेंटर से पास करता है, बताया था। और सारे सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, जो भी है। अब बताओ, चलो ये हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, यहां ठीक है, समझ गए हो। ग्रेविटी के कारण काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ी? ग्रेविटी ने पॉजिटिव वर्क किया, यस तो पॉजिटिव वर्क करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा? तो बढ़ गया। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलो देखो, तुम सोचो एक बच्चा झूले पे झूल रहा है, और तुमने गांव में देखा होगा कि आम का पेड़ होता है, उसमें कुछ बच्चे क्या करते हैं, दो रस्सी बांध देते हैं और उसके नीचे झूला झूलते हैं, स्विंग जो होता है। तो अब तो खैर नहीं झूलते हैं, अब तो मोबाइल से टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था, कुछ ऐसे करके झूला हुआ करता था, और बच्चा झूले पे झूलता था। तो झूलता कैसे था, उसका एक फ्रेंड क्या करता, वो यहां बैठ जाता था, बच्चा यहां बैठ जाता था कुछ इस तरह से, ठीक है। और उसका एक फ्रेंड क्या करता था, झूले को साइड ले आके छोड़ देता था, एक एम्पलीट्यूड दे देता था ताकि वो स्विंग करने लगता था। बट धीरे धीरे डैम्पिंग होता था और उसकी स्पीड घटती जाती थी। वो अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करता था, देखोगे अगर इसकी स्पीड घट चुकी है, जब ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा होता है, ये बच्चा खड़ा हो जाता है, इसके ऊपर स्टैंड कर जाता है। अगर तुम किसी झूले पे बैठे हो, और ये ऐसे स्विंग कर रहा है, जब ये नीचे पड़ा, तुम अगर खड़े हो जाओगे, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? मोमेंटम ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। बिल्कुल, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। ये एक्सिस है, और तुमने यहां से क्या किया, तुम यहां पर थे, तुम्हारा मास सारा यहां पर डिस्ट्रीब्यूटेड था इस तरह से। जैसे तुम खड़े हो गए, तुमने अपने मास को रिलेटिवली क्लोजर ले आए ना, तुम्हारी मास एक्सिस के रिलेटिवली क्लोजर चलेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घट गया, ओमेगा बढ़ जाएगा। ओलंपिक्स में क्या होता है, जो स्विमिंग का कंपटीशन होता है उसको बोलते हैं बटरफ्लाई स्टाइल। कुछ बटरफ्लाई स्टाइल होता है, बहुत सारा स्टाइल होता है। एक स्विमिंग कंपटीशन होता है, उसमें क्या होता है कि इस तरह से एक तख्ती लगी होती है, यहाँ एक स्विमिंग पूल होता है, नीचे स्विमिंग पूल होता है। यहां पर एक प्लेयर क्या करता है, देखना, एक तख्ती होती है जो बहुत इलास्टिक टाइप की होती है, उस पर यह आके खड़ा होता है, वो अपने पैर को इस तरह करता है, अपनी बॉडी को इस तरह से करता है, झुक के, मतलब अपने पैर को टच करके, इस तरह से अपने पैर को टच करके ऐसे खड़ा होता है। देखना, यूट्यूब पे देख लेना, वो खुद को एक ट्विस्ट देता है, यहां से खुद को एक ट्विस्ट देता है और ये घूम जाता है, और जब ये गिरने लगता है, ये ऐसे गिरना शुरू होता है, ऐसे करके, ठीक। अब ये क्या करता है कि जब ये गिर रहा होता है, ये अपने बॉडी को फोल्ड करता है, ट्विस्ट देने के बाद ये पूरी बॉडी को जितना हो सकता है फोल्ड करता है अंदर की तरफ, और जैसे ये फोल्ड करता है, इसकी ओमेगा बढ़ जाती है, जब यहां गिरता है तो इसकी ओमेगा बढ़ती, क्योंकि इसने अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या किया, इसके बाद घटा लिया, तो इसकी ओमेगा बढ़ जाती है। ये 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन लेके तब पानी को टच करता है।
जंपिंग के बाद और पानी को टच करने तक में वो जितना डिग्री घूमता है उस पे मार्क्स होता है, और वो मार्क्स का भी रोल होता है गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल में, उसमें भी इसका रोल होता है। वो इस तरह से करता है। जिम्नास्ट में क्या होता है, एक जिम्नास्ट का खेल होता है, उसमें क्या होता है, यहां पर एक कुछ ऐसे करके लगा हुआ रहता है, दो टाइप का होता है, एक में ऐसे होता है, एक पर्सन दौड़ता हुआ आता है, इसकी जंप मारता है और 3-4 राउंड घूम के तब लैंड करता है जमीन पे, देखा है? अब सोचो स्पोर्ट्स कितना डिफिकल्ट चीज होता है। जब यहां से खुद को उड़ता है तो इस पूरे दौरान 5 सेकंड का टाइम होगा, 3 सेकंड का टाइम होगा, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सेकंड, उसमें ये यही कैलकुलेट करता है कि हम अपने को कितना फोल्ड करें कि जब लैंड करें तो पैर के बल पे लैंड करें, सर के बल पे नहीं। ये अपने आप को क्या करता है, यहां फोल्ड करता है, हर जगह पे फोल्ड करता है ताकि इसकी ओमेगा बढ़े, या खुद को खोलता है ताकि ओमेगा घटे, ताकि जब ये यहां लैंड करे ये पैर के बल पे लैंड करे। अगर ये पैर के बल पे सीधा लैंड करता है ऐसे तो उसको बहुत ज्यादा मार्क्स मिलता है। सिर के बल पे लैंड करने का मतलब कुछ भी हो सकता है। और अगर ये वहां पे लैंड करता है और लैंड जब करता है थोड़ा सा टिल्टेड लैंड करता है, कम मार्क्स मिलता है। इतना स्पोर्ट्स में इसका यूज होता है, इतना स्पोर्ट्स में इसका यूज होता है, बहुत जगह इसका यूज होता है। ठीक उसी तरह से एक होता है जो ये काम करता है, क्या करता है, 2 पाइप होते हैं, एक पाइप होता है, इसमें वो हाथ से लटक जाता है, फिर खुद को घुमाता है। इसमें एक पर्सन ऐसे करके हाथ से पकड़ के और खुद को स्पिन करता रहता है इसमें, और फिर एक बार छोड़ता है, हवा में 4-5 चक्कर काट के जमीन पे गिर जाता है पैर के बल पे, होता है ना? हाँ सर देखा है। उस पूरे मोशन को खुद को फोल्ड और अनफोल्ड करता है ताकि वो बच सके, वो गिरे नहीं, ताकि वो बच सके, वो गिरे नहीं। जितना ज्यादा खुद को फोल्ड करेगा, मोमेंट इनर्शिया घटाएगा, क्योंकि mg का टॉर्क नहीं होता, याद रखना, mg का सिर्फ फोर्स होता है। एक बार तुमने किसी को स्पिन करके फेंक दिया, तुमने किसी को एक बार मैंने एक बॉल को स्पिन करके ऊपर फेंक दिया, मैंने एक बॉल को ऊपर फेंक दिया और स्पिन कर दिया। अब ये बॉल ऊपर जाएगा और नीचे गिरेगा, ये स्पीड तो बदलेगी, ओमेगा कभी नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी? mg जो एकमात्र फोर्स है वो टॉर्क नहीं दे सकता है, समझ रहे हो ना? हाँ सर। जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे आएगा इसकी लीनियर वेलोसिटी 0 होगी, ओमेगा तो थ्रू आउट द मोशन वही होती है। ठीक है, चलो ये सब तो इलस्ट्रेशन वगैरह थे, इसमें हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। सर हाँ सर अगर एयर ड्रैग हुआ तो भी ओमेगा उतनी रहेगी, कम हो जाएगी? एयर ड्रैग की वजह से ओमेगा में चेंज आता है, लेकिन उसके लिए तुमको मैग्नेस इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा। अगला टॉपिक जो हमारा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें तुम्हें बताऊंगा मैग्नेस इफेक्ट क्या होता है। कभी तुमने अगर बेकहम का वो देखा होगा फुटबॉल का शॉट, जिसमें कि बॉल, या अगर तुमने क्रिकेट में रिवर्स स्विंग कैसे होता है तो तुम पता चलेगा। और वो बहुत रिलेटेड टॉपिक है रोटेशन से। एरोप्लेन कैसे उड़ता है, एरोप्लेन कैसे उड़ता है, सब कुछ हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स से पढ़ेंगे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा। मैग्नेस इफेक्ट, अगर तुमने एक बॉल को ऐसे फेंका और ऐसे घुमा के फेंका तो बॉल स्ट्रेट नहीं जाएगा, बॉल स्ट्रेट नहीं जाएगा, बॉल ऐसे बेंड कर जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेस इफेक्ट। क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेस इफेक्ट। इसी पे बेस्ड होता है क्या क्या? इसी पे बेस्ड होता है रिवर्स स्विंग इन क्रिकेट। रिवर्स स्विंग इन क्रिकेट, देखो स्पिन जो होता है वो तो जमीन पे गिरने के बाद होता है। जो बॉल स्पिन कराता है, स्पिनर जो फेंकता है, वो तो बॉल जब जमीन पे गिरेगा उसके बाद स्पिन करेगा। स्विंग तो हवा में हो जाता है। तुम सोच रहे हो बॉल यहां आ रहा है, गोलकीपर सोच रहा है बॉल यहां आ रहा है, क्योंकि बॉल आ रहा है इधर, पर तब तक वो बॉल घूम के कहीं और घुस जाता है। कुछ क्लासिक शॉट्स, कुछ क्लासिक किक्स कुछ प्लेयर्स ने लगाए हैं फुटबॉल में, जो कि तुमको यूट्यूब पे मिल जाएगा। उसमें बहुत अच्छा होता है कि लगता है गोलकीपर को, यहां नेट बना हुआ होता है ऐसे करके, गोलकीपर को लगता है कि बॉल यहां आ रहा है ऐसे करके,
और वो तैयार भी रहता है, बट बॉल ऐसे घूम के इसके कॉर्नर से घुस जाता है। बट उसको मारने का टेक्निक बहुत तगड़ा होना चाहिए। बॉल को अगर आपको ऐसे करना है तो बॉल को यहाँ हिट करना होगा, यहाँ हिट करने से नहीं होगा। यहाँ अगर बॉल को हिट करोगे, अगर किसी बॉल को सेंटर पे हिट करोगे उसको सिर्फ वेलोसिटी मिलेगी। यहाँ हिट करोगे तो उसको ओमेगा भी मिलेगी, सही रहो ना। यहाँ अगर हिट करो, वेलोसिटी नहीं मिलेगी ना, क्या चीज, कोने में हिट करने से वेलोसिटी नहीं मिलेगी ना। क्यों नहीं मिलेगी? मैं इसको कोने में हिट कर रहा हूँ, ये है ना, मान लो ये फुटबॉल का एक डायमीटर है, ये पूरा फुटबॉल का हाफ स्क्वायर पर, मैं यहाँ इसको हिट कर रहा हूँ, क्यों नहीं मिलेगी? ट्रांसलेशन, हाँ, क्यों नहीं मिलेगी? फोर्स लगा ना। ये बॉल है, ये बॉल है, मैं इसको यहाँ पे हिट कर रहा हूँ और कोई फोर्स नहीं, मैं इसको यहाँ हिट कर रहा हूँ, फोर्स लगी कि नहीं? तो वेलोसिटी मिलेगी ना। हाँ सर मिलेगी। टॉर्क मिली कि नहीं सेंटर मास की ओर? हाँ सर। तो जब इसको हिट करोगे ना इंटीग्रल ऑफ एफ डी टी से, तो देखोगे इसको एक वेलोसिटी मिल गई और एक ओमेगा मिल गई, और इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि इधर उधर बर्नौली प्रेशर में फर्क आता है। नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा एरोप्लेन कैसे उड़ता है। कभी एरोप्लेन में बैठोगे, विंग वाला सीट ले लेना और देखना, जो बताऊंगा वही होता है। उसके फ्लैप्स पे जो उसका साइड में दो फ्लैप होता है वो बनता और खुलता जो है उसमें यही होता है। बहुत सिंपल सा चीज था, मतलब बहुत वो है, मतलब चलिए उसको तो बाद में करेंगे। सो नाउ हम और केसेस ले रहे हैं। हम एससी और माँ का एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस ले रहे हैं। कौन कौन से ले रहे हैं देखो, हम एससी और माँ के एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस ले रहे हैं। आप एससी और बुक निकाल लीजिए, वॉल्यूम 1, मैं कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। क्वेश्चन 51, पेज 198, पेज 198, क्वेश्चन 51। A movement is a wheel and radius is the vertex in part it picks a stationary particle। देखो एक व्हील था जो घूम रहा था, एक व्हील था जो अपने इस फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूम रहा था ऐसे करके, और यहां पर एक पार्टिकल रेस्ट पे था। ये एक व्हील है जो अपने इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, इसकी मोमेंट इनर्शिया आई है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, आई नॉट ओमेगा, और यहां पर एक पार्टिकल था जो कि रेस्ट पे था। किसी कारण से ये पार्टिकल इसमें चिपक जाता है, किसी कारण से ये पार्टिकल इसमें चिपक जाता है, तो बताना है इसका नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। सो दिस पार्टिकल स्टिक्स, somehow this particle sticks, ये इसे चिपक जाता है, तो आपको बताना है इसका नया एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। क्या हम लिख दें, आई नॉट ओमेगा नॉट प्लस 0, ये तो रेस्ट पे था, इज इक्वल टू आई नॉट प्लस एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। सही है। इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट ओमेगा नॉट, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस प्लस इसकी कितनी 0। अब जब ये से चिपक गया तो इस पूरे बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो था ही आई नॉट, एक एक्स्ट्रा पार्टिकल और है, कितने मास का है, m मास का, कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, तो इसकी मोमेंट इनर्शिया में एक पार्टिकल का कंट्रीब्यूशन और बढ़ जाएगा, कितना होगा, एम आर स्क्वायर होगा ना। होगा ना, हाँ सर। कोई डाउट किसी को? 52, ए डाइवर, डाइवर मतलब क्या होता है, जो डाइव करता है, वही नदी में या कहीं डाइव। ए डाइवर, क्वेश्चन 52, ए डाइवर हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट एन एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास and rotates at angular speed this about this axis. He folds the hand and feet. एक डाइवर जो है, एक डाइवर जो है वो डाइव करता है और वो ऐसे घूम रहा है, इसकी मोमेंट इनर्शिया I1 और इसकी ओमेगा 1 दी हुई है। ए डाइवर हैविंग मोमेंट इनर्शिया दिस
rotates about angular velocity this. If he folds his hand, अब वो अपने अपने हैंड और फीट को फोल्ड कर लेता है, टू डिक्रीज द मोमेंट इनर्शिया टू दिस, फाइंड न्यू ओमेगा. इसकी I1 दी है, ओमेगा 1 दी है, और ये एयर में डाइव कर रहा है, और इसने क्या किया, अपने बॉडी को जो है और फोल्ड किया, और इसकी नई मोमेंट इनर्शिया होगी I2 भी दिया हुआ है, ओमेगा 2 पूछा है, निकाल लोगे. 53. A boy is seated in a revolving chair at an angular speed of इतना revolution per minute. Two heavy balls form part of revolving system and the boy can pull the balls closer to himself or may push them apart. ठीक है, एक लड़का है, एक बच्चा है जो किसी टेबल के ऊपर या किसी चेयर के ऊपर खड़ा है, और ये टेबल या चेयर जो है स्पिन कर रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे ये स्पिन कर रहा है. इसके दोनों हाथ में डंबल्स हैं या दो बॉल हैं जिनको वो अपने नजदीक भी ला सकता है, अपने दूर भी ले आ सकता है. उन दोनों बॉल को वो अपने पास और दूर ले आ सकता है. इसका कहना है वो शुरू में 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट पे रोटेट कर रहा है. शुरू में वो 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट, हालांकि ऐसा यूनिट नहीं है. अगर ऐसा यूनिट का काम पड़ेगा तो उसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे. ये घूम रहा था. अब वो क्या करता है, इफ बाय पुलिंग द बॉल्स क्लोजर, अभी ये इस तरह से था, अभी ये इस तरह से था, अभी इसका हाथ इस तरह से था, ये और ये बॉल था. अब ये इन बॉल को नजदीक ले आता है, अब ये बॉल को क्या करता है, अपने पास ले आता है, जिसके कारण मोमेंट इनर्शिया घट जाता है, और मोमेंट इनर्शिया घट जाता है 6 से 2 हो जाता है. यहां पर कितनी थी वैल्यू इसकी, इनिशियल मोमेंट और इनर्शिया जो सिस्टम का था वो 6 था, और अब ये क्या करता है, अपने हैंड्स को नजदीक ले आता है, जिसके कारण इसका मोमेंट इनर्शिया घट के हो जाता है कितना, 2. तो ओमेगा डैश कितना होगा, निकाल लोगे. I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2, कर लोगे, हो जाएगा ना. हेलो, हाँ सर. ये सब करना है. इसके बाद अब मैं आ रहा हूं 55, 56, 57, 58. एक लाइन से है वो क्वेश्चन. तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, मिटाओ इसको. 51, 52, 53 होमवर्क है, बनाना क्लास के बाद. एक सेकंड में बता देता हूं. 55 कर सकते हैं. मैंने देखो क्या दिया 55 में, क्या दिया हुआ है. एक डिस्क है, ये घूम रहा है, और ये दूसरा डिस्क भी घूम रहा है. दो डिस्क घूम रहे थे, एक्सिस उनकी कॉमन थी. 55. A wheel of moment inertia this rotating or short this. इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया दी हुई है, I1 दी हुई है 0.1, ओमेगा 1 दी हुई है 160, and second wheel is rotating with this and is coupled to same shaft. हाँ, इसकी दी हुई है ओमेगा 2 300, इसकी I2 नहीं दी हुई है, इसकी I2 नहीं दी हुई है. ठीक है, दोनों का क्या किया गया, एक के ऊपर एक डाल दिया. थोड़ी देर बाद दोनों साथ चलने लगेगा, थोड़ी देर बाद दोनों कॉमन ओमेगा से चलने लगेगा. एग्रीड. ओमेगा कॉमन दिया हुआ है, कुछ देर बाद दोनों के बीच में स्लिपिंग खत्म हो जाएगा और दोनों कॉमन ओमेगा चलने लगेगा. वो दिया हुआ है 200. तो बताओ I2 कितना होगा, निकाल लोगे. I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2
ओमेगा कॉमन, I2 के अलावा सब कुछ दिया हुआ है, आ जाएगा, कर लोगे? यस सर। बाकी नेक्स्ट क्लास में, कल वाली क्लास में, ठीक है? ओके, फिर तुम्हें क्लास भी है अभी, ठीक है? यस सर। चलो।